तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहूँ तो पेचीदा सफ़र पर निकल रहे हैं यादों की दुनिया में। कैसे समाज चीज़ों को याद रखता है, क्यों कुछ बातें भुला दी जाती हैं, और और इसका मतलब क्या है हमारे लिए। इसी उलझन को थोड़ा समझने में मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये मामला ना सीधा नहीं है। एक तरफ तो लगता है कि याद रखना बहुत जरूरी है अपनी पहचान के लिए, अपने इतिहास के लिए, है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ क्या भूलना भी उतना ही जरूरी है, शायद आगे बढ़ने के लिए। तो इन्हीं स्रोतों के जरिए हम इसी इसी संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे आज। अच्छा, तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। पहली बात जो जो सामने आती है वो थोड़ी थोड़ी चौंकाने वाली है कि सब कुछ कितना अस्थायी है, क्षणभंगुर। हाँ, जैसे वो शैली की कविता है ना, ओज़िमंडियाज़। हम्म। वो इतनी बड़ी मूर्ति और अब बस खंडर। या फिर बाइबल का वो उपदेशक। हाँ हाँ, जो कहता है सब व्यर्थ है। बिल्कुल। और फिर भी हम देशभक्ति की कविताओं में सुनते हैं कि शहीदों को हम याद रखेंगे हमेशा। लेकिन दूसरी तरफ किपलिंग जैसे कवि भी तो हैं जो चेताते हैं कि देखो हम भूल भी सकते हैं, बड़ा आसान है भूल जाना। सही कहा। तो समाज ना एक अजीब सी दुविधा में जीता है। हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिट गईं, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर भी हम अपनी यादों को, अपनी नैतिकता को ऐसे सहेजते हैं मानो वो हमेशा रहेंगी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सामूहिक यादें हैं, ये बनती कैसे हैं? क्या ये बस बस हो जाती हैं या इन्हें बनाया जाता है? देखिए, मॉरिस हालवाक्स जैसे विचारकों का तो यही मानना है कि ये काफी हद तक गढ़ी जाती हैं और अक्सर वर्तमान की जरूरतें तय करती हैं कि हम अतीत को कैसे याद करेंगे। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? अमेरिकी गृह युद्ध को ही देख लीजिए। उत्तर ने अपनी कहानी गढ़ी, दक्षिण ने अपनी। और जो अश्वेतों के अनुभव थे, उनको तो लंबे समय तक जैसे भुला ही दिया गया था। तो यादें एक तरह की, क्या कहते हैं, राजनीतिक ताकत बन गई। हाँ, मतलब कि राष्ट्रों को जोड़ने के लिए शायद सच्ची घटनाओं से ज्यादा जरूरी हैं वो साझा कहानियां, है ना? भले ही उनमें थोड़ा हेर फेर हो। हाँ, अर्नेस्ट रेनन का कुछ ऐसा ही विचार था, खासकर आयरलैंड जैसे देशों के लिए, जहां एक खास राष्ट्रीय कहानी, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष वाली, वो इतनी हावी हो गई कि बाकी पहलू दब गए। और आज के दौर में तो ये प्रक्रिया शायद और तेज हो गई है। बिल्कुल। डेनियल हेलेवे ने कहा था ना कि इतिहास की रफ्तार बढ़ रही है। और एरिक हॉब्सबॉम ने दिखाया कि जब तेजी से बदलते समाज में पुरानी परंपराएं टूटती हैं, तो हम अक्सर नई परंपराएं गढ़ लेते हैं। अच्छा, गढ़ लेते हैं मतलब जानबूझकर? हाँ, एक तरह से जुड़ाव महसूस करने के लिए। और आज का जो दौर है, वैश्वीकरण, तकनीक, प्रवासन, ये सब तो बदलाव को और तेज कर रहे हैं। इसका एक दिलचस्प असर ये भी हुआ है, जैसा मैंने पढ़ा, कि अब ध्यान विजेताओं से हटकर पीड़ितों की कहानियों पर ज्यादा जा रहा है। वो फिर कभी नहीं वाला भाव। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें एक पेच है। क्या इससे यादें और ज्यादा बट नहीं जाती, शिकायतों पर आधारित होकर? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और यहीं पर वो अविशाय मार्गारेट का जो विचार था, सार्वभौमिक स्मृति समुदाय का, उस पर सवाल उठता है। क्या सच में पूरी दुनिया की कोई एक साझा याद हो सकती है? अक्सर होता यह है कि पश्चिमी घटनाओं को ज्यादा तवज्जो मिल जाती है। और वो याद रखने का कर्तव्य वाली बात, वो भी तो आजकल बहुत सुनने में आती है। हाँ, वो द वॉर द मेमोरॉनर, वो तो कई बार एक राजनीतिक नारा बन जाता है। अलग अलग समूह अपने मकसद साधने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। पियरेनोरा तो यहाँ तक कहते हैं कि स्मृति अब इतिहास की जगह ले रही है और वो राजनीति का हथियार बन गई है। तो इतिहास और स्मृति में फिर मूल फर्क क्या हुआ? क्या इतिहास सिर्फ तथ्यों की बात है और स्मृति भावनाओं की, कुछ ऐसा? मोटे तौर पे कह सकते हैं, हाँ। इतिहास का दावा होता है सच खोजने का, सबूतों के आधार पर चलने का। स्मृति ज्यादा निजी होती है, भावनात्मक होती है और चयनात्मक भी। हम चुन लेते हैं क्या याद रखना है। अच्छा, और समय का क्या असर होता है इस पर? जैसे शोवा यानी यहूदी नरसंहार जैसी घटनाएं, जब उसके भुक्तभोगी और अपराधी नहीं रहेंगे, तो क्या वो सिर्फ किताबों का इतिहास बनकर रह जाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मिलान कुंदेरा ने इसी खतरे की ओर इशारा किया था कि कहीं ये स्मरणोत्सव सिर्फ एक दिखावटी चीज, एक किच बनकर न रह जाए, बिना किसी असली भावना के। और क्या वाकई ये फिर कभी नहीं कहने से कुछ रुकता है? मतलब ऑशविट्स के बाद भी तो नरसंहार हुए दुनिया में। क्या ये सिर्फ खुद को एक तसल्ली देना है? ये कहना बहुत मुश्किल है। शायद ये एक उम्मीद है, एक चेतावनी। लेकिन क्या ये कोई जादुई मंत्र है? शायद नहीं।
चेस्लाव मिलोश ने तो यहाँ तक कहा कि शायद घावों की स्मृति के अलावा कोई और स्मृति होती ही नहीं। बाप रे, मतलब अगर हमारी सामूहिक यादें सिर्फ चोट और पीड़ा पर टिकी हों तो ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, बहुत ज्यादा। हार या शिकायत की याद, जैसे सर्बिया की कोसोवो पोल्जे की कहानी है, वो अक्सर जीत की याद से ज्यादा जहरीली और विनाशकारी साबित होती है। लेकिन एक बात और, अगर सामूहिक यादें घड़ी जा सकती हैं जैसा हमने पहले कहा, तो क्या सामूहिक रूप से भूलना भी चुना जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? सैद्धांतिक रूप से तो हाँ। अगर समाज मिलकर एक कहानी बना सकता है तो शायद वो मिलकर कुछ बातों को पीछे छोड़ना भी सीख सकता है। हालांकि ये आसान नहीं है। और फिर वो नॉस्टैल्जिया है, अतीत की मीठी यादें। हाँ, नॉस्टैल्जिया, वो भी तो एक तरह से याद ही है, पर शायद थोड़ी धुंधली, थोड़ी ज्यादा अच्छी। बिल्कुल, और उसके भी अपने खतरे हैं। वो हमें कई बार वर्तमान की सच्चाइयों से दूर ले जा सकती हैं। और ये यादें अक्सर तोड़ी मरोड़ी भी जाती हैं, है ना? जैसे आपने उदाहरण दिया अमेरिकी गृह युद्ध का, या आयरलैंड का, या जैसे फ्रांस में जोन ऑफ आर्क का इस्तेमाल। हाँ, या स्कॉटलैंड में विलियम वॉलिस का। हाँ। अलग अलग राजनीतिक गुट अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर क्या याद रखना हमेशा अच्छा ही होता है? टोडोरोव जैसे विचारक तो शक करते हैं इस पर। वो कहते हैं कि याद रखना कई बार तरकीनता और नफरत को भी बढ़ावा देता है। हाँ, ये भी एक पहलू है। रेनन ने कहा था कि साझा दुख शायद राष्ट्रों को साझा खुशी से ज्यादा मजबूती से जोड़ता है। और यही बात आज उन समूहों पर भी लागू होती है जो अपनी पहचान पीड़ित होने के अनुभव पर बनाते हैं। और इसमें खतरा है, जैसा कवि ऑडिन ने लिखा था कि जिनके साथ बुराई की जाती है वे बदले में बुराई करते हैं। बिल्कुल, ये एक चक्र बन सकता है। बिल्कुल। 9/11 स्मारक को ही लें, उसमें वास्तविक शोक भी है, गहरा दुख है, पर साथ ही एक राजनीतिक संदेश भी है ना? स्वतंत्रता की रक्षा वाला। हाँ, वो मिला जुला है। शोक मनाना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर कब तक? और क्या हमारी आज की चिंताएं, हमारा आज का नजरिया हमेशा उतना ही मायने रखेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए? पर्ल हार्बर पर हमले का जो राष्ट्रीय अपमान था, वो गुस्सा भी तो वक्त के साथ कम हुआ ही है। तो क्या कभी-कभी शांति के लिए भूलना ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासकर जब याद रखना ही लड़ाई की वजह बन रहा हो? जैसे स्पेन का वो भूलने का समझौता, पैक्टो डेल ओल्विदो। हाँ, ये शायद सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये बहुत ही पेचीदा संतुलन है। तो कुल मिलाके यही समझ आता है कि याददाश्त कोई सीधी साधी भोली भाली चीज नहीं है। ये व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी है, और हाँ, राजनीतिक भी है। इसे बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और ये ताकतवर होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकती है। बिल्कुल सही। समाज को अतीत से जुड़ने का रास्ता तो खोजना ही होगा, ये तो तय है। लेकिन क्या याद रखें, कैसे याद रखें और कब, शायद भूल जाना ही बेहतर हो। इन सवालों के कोई आसान बने बनाए जवाब नहीं है। और शायद यही आज का हमारा अंतिम विचार भी है सोचने के लिए। क्या कोई समाज जानबूझकर, सोच समझकर कुछ बातों को भूलने का चुनाव कर सकता है, खासकर तब जब इससे शांति स्थापित होने की उम्मीद हो? क्या ये मुमकिन है? ये चर्चा आपको कैसी लगी? क्या ये आपके लिए उपयोगी थी? और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है।